ये है क्वेश्चन नंबर 21। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ए बी और सी का रिजल्टेंट आर वेक्टर है। क्वेश्चन है द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट ये वाला होगा, हाँ है ना। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट ये होगा। दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर, हाँ है ना। अब ये कई फोर्सेज है। The x component of the resultant of several vectors is equal to sum of the x components of the vector। बिल्कुल सही बात है। तुम ये देख लो, हर इस एक वेक्टर का, इस a वेक्टर का x कंपोनेंट ये है, b का x कंपोनेंट ये है और c का x कंपोनेंट ये है। यही तो x कंपोनेंट होता है r का, रिजल्टेंट का। क्या बात समझ में ये नहीं है? ये प्लस ये शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, यही तो करते हैं। ठीक है, may be smaller than the sum of the magnitude of the vectors। तो इज इक्वल टू, तो ए ऑप्शन तो आपका सही आ ही गया, ए ऑप्शन वो करेक्ट है आपका। फिर दूसरा है मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। कभी नहीं हो सकता। तुम ये सोच लो, इस लेंथ का इस लेंथ का इस लेंथ के सम से क्या इसका एक्स कंपोनेंट कम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन क्या आपका गलत है, क्योंकि वो मे बी बोल रहा है। may be greater than the sum of the magnitude of the vectors। सॉरी बी पार्ट को फिर से सुनो, क्या कह रहा है? may be smaller, that is x component may be smaller than the sum of the magnitudes of the vectors। that is ये लेंथ प्लस इस लेंथ से ये लेंथ छोटी हो सकती है। बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, मैंने सी वाला पढ़ लिया गलती से। may be greater than the sum of the magnitude of the vectors, ये कह रहा है कि ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसके सम प्लस इसके सम प्लस इसके सम से छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है क्या? ये वाली लेंथ, ब्लू वाली लेंथ कभी नहीं हो सकती। अगर आपका ए वेक्टर यूं होता, बी यूं होता और सी यूं होता, तो भी इनके मैग्नीट्यूड के बराबर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होता। बात समझ में आई या नहीं आई? इस केस में तो कभी हो ही नहीं सकता। that is may be greater than the sum of the magnitude of the vector, that is x component may be greater, कभी ग्रेटर नहीं हो सकता इनके मैग्नीट्यूड के सम का। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? फिर से बताऊं, फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लो तुम, एक बार फिर से बता रहा हूं। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, और इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। इन सब का रिजल्टेंट आएगा ये वाला वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? ये रिजल्टेंट आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का एक्स कंपोनेंट। अब तुम जरा देखो, ए वेक्टर को क्या लिखोगे? ए वेक्टर को क्या लिखोगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये लिख सकते हो। बी वेक्टर को क्या लिखोगे? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। क्या बात समझ में आ गई? और सी वेक्टर को क्या लिखोगे? सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। और इन सब का सम क्या होगा? आर वेक्टर इन सब का सम होगा, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा, हाँ या ना। तो अब मैं बोल रहा हूं, अगर इन सब का सम करोगे तो आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ये बता दो मेरे को। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? तो यही तो रिजल्टेंट हुआ ना, ये जो है एक वेक्टर वही तो रिजल्टेंट होता है। यहां तक बात समझ में आ गई ना सबको? अब देख लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का ये रहा, इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है।
इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट और सी का एक्स कंपोनेंट, इन सब के सम के बराबर आर का ये आएगा। क्या ये समझ में आ गया? सेम, सही बात है, एकदम सही बात है। तो आंसर है तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या ये लॉजिकली बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? पहले मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा था, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ये कह रहा है कि ये जो है, ये इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी के मैग्नीट्यूड से छोटा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं? तो मैंने ये कहा कि अब ये कह रहा है कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये ग्रेटर हो जाए इनके मैग्नीट्यूड से। कैसे हो सकता है भाई? इस वेक्टर का जो ये वाली लेंथ है, दैट इज ये वाला कंपोनेंट, वो इस लेंथ प्लस इस लेंथ प्लस इस लेंथ से बड़ी कैसे हो सकती है? कभी हो ही नहीं सकती। तो सी ऑप्शन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। हाँ भाई ध्रुव, लाइव हो तुम। मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, बिल्कुल मे भी हो सकता है। मान लो आपका ए वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो था, इसका भी ये जीरो था और ये भी जीरो था, तो आपका ए वेक्टर ये होता, बी ये होता और सी होता, और इन सब का सम क्या होता? ये तो कुछ आता ही नहीं, यही आता। तो इन रिजल्टेंट पूरा का पूरा ही किसके अलोंग आता है, एक्स के अलोंग। तो ये किसके बराबर आ जाता है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो मे बी इक्वल, मे बी तो हो ही सकता है इक्वल, तो इसका मतलब डी पार्ट भी क्या हो गया है, सही हो गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? 21 समझ में आ गया तुम्हें? 21 समझ में आ गया क्वेश्चन? आपका है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कंसीडर ईस्ट एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ एज वाई एक्सिस, वर्टिकली अवर डायरेक्शन एट जेड एक्सिस। दैट इज, इसने ये बोला कि ऐसे मान लो तुम कि दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis and this is z axis। क्या है, लॉजिकली समझ में आ गया? हाँ है ना? अब ये कहता है एक्स एक्सिस को क्या मानना है, वाई एक्सिस को क्या मानना है, ये नॉर्थ है, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ईस्ट। बात समझ में आई है नहीं? ये कौन सी बन जाएगी, वेस्ट, ठीक है। और बढ़िया तरीके से एक बार बनाने की कोशिश करता हूं। ये थोड़ा और बेटर लग रहा है शायद, ऐसे ही नहीं लग रहा है? ठीक है, सेम ही बात है, कुछ भी कर लो। अब उसने क्या बोला, a helicopter first rises up at an altitude of 100, तो D1 डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 100 के कैप आ गया, ऊपर की तरफ गया। क्या बात समझ में आ गई? और फिर किधर गया वो, नॉर्थ की तरफ गया 500 मीटर, तो D2 डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 500 जे कैप, and then suddenly turn towards east and travel 100 मीटर, 1000 मीटर ईस्ट, और D3 किसके बराबर आ गया, 1000 ईस्ट का मतलब क्या आ गया, आई कैप आ गया। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, इन सबको ऐड कर दो क्योंकि ओरिजिन से उड़ना शुरू किया उसने, तो नेट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट
100i प्लस 1000i प्लस 500j प्लस 100k। आंसर आ गया बिल्कुल 1000i। समझ में आ गया अच्छी तरह से। बस हर एक डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 22। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? ठीक है। इसके बाद में पूछा तुमने 23, रिजल्टेंट बताना आपको 3 वेक्टर का। ये x है, ये y है, ये एक वेक्टर है 5 एंगल 37, फिर एक वेक्टर आपका ये है 3 मीटर, और एक वेक्टर ये है 2 मीटर। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? अब इसके कंपोनेंट बता दो मेरे को 5 के। 5 के 2 कंपोनेंट होंगे। 5 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 4, और ये वाला कितना होगा? 3। सेम सेम डायरेक्शन वाले जोड़ दो, 4 + 3 x का रिजल्टेंट का ये प्लस ये तो पूरा का पूरा इधर है, और इसका ये कंपोनेंट 0, तो कितना आ जाएगा? 7i कैप 3 + 2 + 5j कैप। ये आपका क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया। क्या बात समझ में आ गई? अब तुम्हें निकालना है फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो आ गया, पीछे शायद इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। 7 7 जा 49, 5 5 जा 25। हाँ है ना? कितना आ जाएगा? √74 आ जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया बेटा, 5 वेक्टर था उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया i और j। ये तो ऑलरेडी i के अलोंग है, ये j के अलोंग है। i वाले साथ साथ जुड़ गए, j वाले साथ जुड़ गए, तो रिजल्टेंट आ गया। अब क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24। ये था 23, अब क्वेश्चन बता रहा हूँ 24। क्वेश्चन नंबर 24, a force F equal to 6i minus 8j plus 10k। फोर्स किसके बराबर है? 6i minus 8j plus 10k। ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया कितना? एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज, मास पूछा बॉडी का, तो मुझे पता है F = ma होता है। हाँ है ना? मास स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, और a भी क्या है? वेक्टर है। तो अगर मास निकालना हो तो अगर तुम इसको ऐसे करोगे F / a, क्या आपका आंसर आ जाएगा? ये बताओ मेरे को, कैसे आंसर आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर ऑपरेशन डिफाइंड ही नहीं होता। बताया मैंने तुम्हें पहले, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। क्या ये बात समझ में आ गई अब? तो एक्चुअली मास कैसे निकलेगा? आपको लिखना पड़ेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई है? नहीं बात समझ में आई अच्छी तरह से? एफ का रिजल्टेंट नहीं है, एफ ऑलरेडी ही दे रखा है, वही रिजल्टेंट। अगर एक फोर्स है तो उसका रिजल्टेंट वही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। पहले एफ का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आ जाएगा? 36, 64, 100, और उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? √200, दैट इज 10√2 आ जाएगा फोर्स। हाँ या ना? क्या आ जाएगा? 10√2 आएगा, दैट इज फोर्स का मैग्नीट्यूड। निकाल लिया। तो मास किसके बराबर? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10√2, और एक्सेलरेशन कितना है? 1, है ना? वो तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही दे रखा है, डायरेक्शन दी नहीं है उसके अंदर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 10√2। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको?
अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, इस पे समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह इस पे? ठीक है। अब 25 है, बर्ड है, इनिशियल पॉइंट 1, -2 यहां से उड़ के जाती है और कौन से पॉइंट पे जाती है? बी पॉइंट पे जाती है, दैट इज 4, 2 पे। तो एक बर्ड है, ठीक है, ये उड़ के यहां से यहां जाती है, ठीक है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड, स्पीड कितनी है बर्ड की? वो दे रखी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। देन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बर्ड इज, वेलोसिटी पूछिए, और वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड इंटू डायरेक्शन, ये होती है स्पीड इंटू डायरेक्शन। तो अब मैं ये कह रहा हूं, अगर बर्ड उड़ के इधर से इधर जा रही है तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। पहला पोजीशन वेक्टर ये है और दूसरा पोजीशन वेक्टर ये, दैट इज आर ए। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या आ गया? आई कैप -2 जे कैप। और आर बी वेक्टर किसके बराबर आ गया? 4 i कैप +2 जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो हेड का पोजीशन वेक्टर दैट इज आर बी -RA। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का हेड का पोजीशन वेक्टर ये रहा, माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर ये रहा। ये आपका ओरिजिन हो गया। बात समझ में आई या नहीं? अब मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3 i कैप, और फिर 2 - -2 दैट इज +4 जे कैप। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अगर मैं सिर्फ इसकी डायरेक्शन लूं, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट की अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन लेनी है तो डायरेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। मोक्ष, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर किया है, बस इतना ही किया है, जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो डिस्प्लेसमेंट के किससे? मैग्नीट्यूड से। तो आपके पास सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगी, हाँ या ना? सही बात है एकदम। डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3i +4j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/5 i कैप +4/5 j कैप। अब देख लो, ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान से अगर तुम देखना चाहोगे तो ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड कितनी है? 10, और डायरेक्शन कितनी है? ये वाली डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन। मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन को, 3/5 i कैप +4/5 j कैप। कितना आ जाएगा ये? देखो कितना आ जाएगा? 6 i कैप +8 j कैप। दिस इज द वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ गई? डायरेक्ट में ऑप्शन से बताओ आंसर कैसे आता? डायरेक्ट बताओ आंसर कैसे आता? डायरेक्ट देख लो, तुम्हारे पास जो तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर एक ही है जिसका मैग्नीट्यूड 10 आ रहा है। अगर वेलोसिटी होगी तो स्पीड तो सेम ही होगी ना, तो उसका आंसर डी है। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं है मेरी बात समझे? भाई वेलोसिटी के आपको 3 दे रखे हैं, A B C D, हाँ है ना? तो अगर मैं क्वेश्चन बनाता तुम्हारे लिए तो मैं क्या करता है, एक ऑप्शन लिख देता 8i + 6j, फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ता, हाँ है ना? अगर मैं इसको क्या कर देता, 8i + 6j कर देता,
फिर तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ता है कि ये 6i + 8 जाएगा, 8i + 6 जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 10 ही है। ठीक है, पक्का? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर, वैसे 26 किसी ने पूछा नहीं है, पूछना है कि 26 या स्किप कर दूं? स्किप कर देता हूं। 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो। दिखाई दे रहा है अभी? हाँ, लाइट चली गई है। दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, साफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो सुनो, 26 स्किप करवा दिया। 27 भी किसी ने नहीं अच्छा पूछा है। कंपोनेंट ही बनाने थे बेटा 27 में, और कुछ नहीं करना। ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इसके कंपोनेंट बनाने आपको। ये आ गया 37 डिग्री। तो यार इसमें तो मेरे को लग रहा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये कंपोनेंट कितना होगा? ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6। नहीं है बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? बस फिर इसके ऑप्शन देख लो। ठीक है, 27 के बाद में 28 पूछा है। ये क्वेश्चन अच्छा है। 28 क्वेश्चन। If d vector minus c vector equal to f vector, f equal to d plus c। ये कह रहा है f का जो मैग्नीट्यूड है, f का जो मैग्नीट्यूड होगी इसके बराबर है d और e। तो ये d आ गया, ये e आ गया, हाँ है ना? लिखा ना f इक्वल टू d प्लस c, और साथ में क्या लिखा हुआ है? d वेक्टर माइनस e वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, d वेक्टर इक्वल टू व्हाट? e प्लस f, हाँ है ना? अभी समझा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं, समझाऊंगा तभी पता चलेगा। तो अब e प्लस f वेक्टर दैट इज f प्लस e शुड बी इक्वल टू d, हाँ है ना? ऐसे खूब क्वेश्चन करवाया मैंने तुम्हें। f प्लस e शुड बी इक्वल टू d।
ठीक है, तो अगर अभी आ ही गया तुम्हारा आंसर, तो इसका मतलब अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, देन डी एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, डी एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इट मींस ए ऑप्शन सही है। हाँ या ना, इसका मतलब क्या हो गया, ए ऑप्शन क्या है, सही है। अब सेकंड वाला देखो, बी ऑप्शन को सही कर लो। डी ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है ना, ये जगह डी प्लस ई, वो डी प्लस ई नहीं है, वो डी इक्वल टू ई है, एरर है उसमें, लिखो डी प्लस ई। मैंने क्या कहा, बी ऑप्शन में जो लिखा है ना, ऐसे लिखा है एफ इक्वल टू रूट टू टाइम्स डी, और फिर लिखा है डी प्लस ई, ये डी प्लस ई नहीं है, ये डी इक्वल टू ई है एक्चुअली। तो अब अगर इसको इसके हिसाब से देखोगे तो ये बोलेगा डी ये रहा, ई ये रहा, और एफ क्या है इसका, रूट टू टाइम्स है, इसका मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो ये रूट टू टाइम्स डी हो जाएगी ये लेंथ। देन ई एंड डी आर परपेंडिकुलर, यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर हो ही जाएगा ये, हाँ है ना, समझ में आ गई ये बात। फिर है एक, एरो तो तुम बना ही लोगे, अब तो मेरे हिसाब से कर ही लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे ना, अब हो जाएगा ना, लॉजिक समझ में आ गया ना करना कैसे है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 पूछा किसी ने, ट्वेंटी नाइन, क्वेश्चन नंबर 29, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है। सिंपल बात बुक कही है इसने, इसने कहा है कि ये जो W1 है, इसका जो कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग किसके बराबर है, W2 के बराबर है, किसके बराबर है, W2 के बराबर है। तो मैं इसको यूं बनाता हूं, देखो मेरे को तुम ये बता सकते हो कि ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल बता सकते हो कितना आएगा, ध्यान से देखो, फिर से बना रहा हूं मैं। ये देखो परपेंडिकुलर डलेगी, सीधे नीचे आएगी, तो अब ये एंगल निकाल सकते हो, ये वाला एंगल, अगर ये थीटा है तो। आंसर मत बताओ, एंगल बताओ, ये 37 डिग्री थोड़ी है, वो तो सॉल्व करने के बाद में आएगा। अब देखो अगर ये एंगल थीटा
थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इससे, क्योंकि दो एक्सिस बनाई, एक इसके अलॉन्ग होगी तो दूसरी इसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ है ना, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक? क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब मैं कहता हूँ अगर ये एंगल अब थीटा है तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे। आपको पता है अगर आपको एक चीज दे रखी है तो थीटा के साथ वाला क्या होता है W1 cos थीटा, और दूसरे वाला क्या होता है W1 sin थीटा। और क्वेश्चन में कहा है कि ये जो चीज है ये किसके बराबर है W2 के बराबर है। तो इसका मतलब W1 sin थीटा किसके बराबर आ गया W2। W1 की वैल्यू कितनी है 5 sin थीटा, और W2 की वैल्यू कितनी है 3। तो sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा 3/5 के बराबर आ जाएगा। तो 3/5 के बराबर आ गया, इसका मतलब थीटा किसके बराबर है 37 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ गई तुम्हें? समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 भी पूछा है तुमने। क्वेश्चन नंबर 30 बताता हूँ, रिजल्टेंट ही तो पूछा है। एक सर्कल है, ये वेक्टर, ये वेक्टर। मेरे को तो ये बता दो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा अगर ये भी आर है और ये भी आर है। हाँ 5 3 4 से आ जाता है, बिल्कुल मुख सही बोल रहा है। बिल्कुल √2r हो जाएगा। पर आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें एक वेक्टर और भी दे रखा है, √2r होगा तो ये r से ज्यादा ही लेंथ होगी ना, ये वाली हो थोड़ी ज्यादा होगी है ना, 1.4 टाइम्स होगी। अब ये कह रहा है कि एक वेक्टर ये भी है, एक वेक्टर ये भी है r। अब इसका और इसका सम करोगे तो r और जोड़ दोगे, तो अब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इसका इसका और इसका √2r प्लस r, r कॉमन आएगा √2 + 1। तो आपका आंसर आता क्या बेटा? वो बोल रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने पहले और दूसरे इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया जो किसके बराबर आ गया √2r, और बीच की डायरेक्शन में फिर इसका और सम कर दिया इसके साथ में, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट और ये वाला वेक्टर तो सेम ही डायरेक्शन में, तो ये आ गया आंसर। तो ये कितना आ गया r√2 + 1 आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो तुम्हें एक बढ़िया बात बताऊं क्या, एक बढ़िया बात बताऊं तुम्हें। देखो तुम, ये रफ पेजेस है, टेस्ट फीडबैक फॉर्म, उनका इफेक्टिव यूज किया जा रहा है। और मैंने देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा पेपर को वेस्ट करते हैं। आप सोचो मैं जम्मू से लेके आया हूँ ये रफ पेपर क्वेश्चन बताने के लिए, आप खुद सॉल्व करता हूँ तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, हाँ। तो अब इधर ध्यान दो, अब 30 तक तो हो गए क्वेश्चन, इस पे मिटेगा नहीं, थोड़ा परमानेंट टाइप का है। हाँ 21 में क्वेश्चन नंबर 21, विकास क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहे हो क्या? एक मिनट, तो बेटा हमने 3 वेक्टर ले लो, तुम 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी करो। जो 3 के लिए एप्लीकेबल होगा वही 4 के लिए होगा, वही सेवरल के लिए होगा।
वही 2 के लिए होगा। बिल्कुल सम क्या है, सम करोगे तभी रिजल्टेंट आएगा। हाँ तो वो एक वेक्टर हो गया, वो रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है, हर एक वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर होता है। अब सुनो, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आगे की, ठीक है, आगे के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 32, 32, एक मिनट ठहरो, पहले मिटाता हूं इनको। वाइट है, हाँ देखो 31, एक मिनट यार, आराम से लिखो, इतनी जल्दी जल्दी सारे लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा। 31, एक पेज भी लिखने पड़ेंगे अभी। 31, 32, 35, 36, 39 और 40, इसके अलावा कोई, ये तो बोलो आप। 34 और 37 और 38, 9 तो हो गए यार। ऐसे बोल दो सारे ही हैं, एक एक पूछ लेगा, दूसरा दूसरा पूछ लेगा, कोई बात नहीं। देखो 31, 31 है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, कोई बात नहीं, सारे करवा दूंगा मतलब टेंशन। ए एल बी एम एन सी एन आर द मीडियम्स, तो ए एल और बी एम और सी एन, दीज आर द मीडियम्स। फोर्सेस, फोर्स अलोंग बी सी, बी सी के अलोंग फोर्स लगा, एंड बी ए, बी ए, ये दो फोर्सेस लगे, will have a will have a resultant represented by। अब जब तुम्हें इतना पता चल ही गया तो तुम्हें इस बात का तो पता ही होगा कि ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ है ना, और अगर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट आएगा ये, कर रखा है नहीं, तो ये किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स बी एम के बराबर आ गया। सो दिस इज द आंसर। अब पता चल गया, पहले नहीं पता था, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। ये आ गया आपका F1, ये परपेंडिकुलर तो नहीं बोले उसने, जो √2 टाइम्स आएगा।
परपेंडिकुलर कहाँ बोला है? कोई भी पैरेललोग्राम बनाओ, दो कोइनिशियल वेक्टर, उनका रिजल्टेंट अपोजिट डायगोनल को टच करोगे वही होगा, तो जो मीडियन आएगी उसी का 2 टाइम्स होगा। अब ठीक है, ओके। ये आ गया आपका F1। F1 का मैग्नीट्यूड दिया है, बिल्कुल दिया है, 10 दिया है। F2 इक्वल टू 6 न्यूटन। F2 बनाया इसने, ये मैग्नीट्यूड दिया है 6, ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल पता नहीं है, थीटा वेरिएबल है, पूछा है इसने। और ए का ये F3, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, रिजल्टेंट 0 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट 0 है। तो मेरे को ये बताओ, इसका, इस F1 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 6। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 8। देख लो, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ये, है ना? अब बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? ये हो गया 6 और ये क्या हो गया? 8 हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ठीक है। इस F3 का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। F3 का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? F3 का एक्स एक्सिस के अलोंग अरे F3 का, ये F3 ये रहा नीचे की तरफ है वर्टिकली, 0, बिल्कुल। तो अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसका तो कोई कंपोनेंट है नहीं इस डायरेक्शन में। तो F2, अब ये बताओ मेरे को, F2 का ये कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये कितना होगा? F2 साइन थीटा। और ये वाला क्या होगा? F2 कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? अरे भाई ये रहा थीटा, हाँ है ना? अब मैं कहता हूं 6 किसके बराबर होना चाहिए? F2 साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, तभी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि इसका तो कोई कंपोनेंट इधर है नहीं। तो इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट सेम होनी चाहिए। तो तुम क्या लिखोगे? तुम बोलोगे 6 शुड बी इक्वल टू F2 इंटू साइन थीटा। और F2 की वैल्यू कितनी है? 6 दे ही रखिए, तो साइन थीटा, तो ये 1 आ गया साइन थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ गया? थीटा किसके बराबर आ गया? पहला आंसर तो यही है आपका, हाँ है ना? अब दूसरी बात, इसका मतलब ये सारा का सारा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? थीटा की वैल्यू तुम 90 पुट करो तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अरे यार यही तो इक्वेशन लिखी कि इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, तभी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। इसको सॉल्व करने पे आपको यहाँ पास आ जाएगा थीटा 90 डिग्री। तो इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? थीटा की 90 डिग्री वैल्यू पुट करो, ये चीज 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस फोर्स का तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में 8 है, तो F3 किसके बराबर होना चाहिए? 8 के बराबर होना चाहिए। तो F3 8 के बराबर आ गया, -8 जी। ये लो आ गया आंसर आपका, यही आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? F3 वाला मैं ये कह रहा हूं, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, क्योंकि एंगल ही 90 डिग्री है, तो एक्चुअली 6 ऐसे बनेगा। इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट 8 है, तो ये वाला कंपोनेंट भी 8 के बराबर होगा, तभी तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। अलोंग वाई एक्सिस भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
क्या ये बात समझ आ गई? F2 इन यूनिट फॉर्म? अरे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या है, नीचे की तरफ वेक्टर है 8 मैग्नीट्यूड का, तो -8 जे लिख दे, 0i प्लस 0i कैप -8 जे कैप। आ गया आंसर। नेक्स्ट 33 किसी ने पूछा नहीं है वैसे। 33 स्किप करूं या बताना है? 33 ठीक है। इसके बाद में 34 पूछा है। बेटा ये मैंने कहा F2 का, चलो तुम्हें एक काम करना है, इस फोर्स को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना, इस फोर्स को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना, और इस फोर्स को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना, और इन सब का सम 0 कर देना, अपने आप सबकी वैल्यू आ जाएगी। यूनिट फॉर्म में मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में, वो गलती से यूनिट लिखा हुआ है, या यूनिट वेक्टर फॉर्म मतलब 8 और साथ में यूनिट वेक्टर लगा दिया उसके। अब क्वेश्चन नंबर 34। यार a माइनस बी वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा। 34 बताने की जरूरत है क्या? किसी को डाउट थोड़ी है 34 में, है तो बोलो। अच्छा मोक्ष को है, मोक्ष 34 देख, ए वेक्टर किसके बराबर है? 2i 3j -k, और बी वेक्टर क्या है? 3i -2j -2k, और सी वेक्टर क्या है? pi pj +2pk। एंगल निकालना है तेरे को a माइनस बी और सी वेक्टर के बीच में, ठीक है? सिंपल है एकदम। मेरे को ये बता, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आएगा? ये वेक्टर क्या आएगा? ए में से बी माइनस कर दिए, क्या आ जाएगा? -i +5j और +k। क्या ये इसमें कोई प्रॉब्लम है? और सी वेक्टर तेरा ये है। अब तेरे को पता है थीटा किसके बराबर होता है? कॉस इनवर्स, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -p +5p +2p, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 25 26 27 √27, और ये क्या आ जाएगा? 4 5 6 √6p² आ जाएगा। मेरे हिसाब से सॉल्व कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। लॉजिक आ गया समझे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। किसको डाउट है 35 में? एरिन तेरे को ऑप्शन दिए हैं, जिसका भी डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ 0 हो जाए। ये लिखा है कि i -j -k वेक्टर है, इससे परपेंडिकुलर कौन सा है? i + j + k। पहला ऑप्शन ये है। क्या ये वेक्टर इससे परपेंडिकुलर? देख ली डॉट प्रोडक्ट 0 आता है या नहीं आता है? 0 आ रहा है क्या डॉट प्रोडक्ट? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा शायद। तो परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा वाला मेरे को लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए डी, नन ऑफ दिस। पूछ क्यों? मैंने सॉल्व भी नहीं किया, पूछ क्यों?
इसलिए क्योंकि ये भी सबका कॉफिशिएंट 1 और इसका भी सबका कॉफिशिएंट 1 है, जो भी ऑप्शन है, तो यार 1 माइनस 1 प्लस 1 कभी जीरो नहीं हो सकता, -1 -1 प्लस 1 वो भी जीरो नहीं हो सकता, कोई भी कॉम्बिनेशन बना ले इनका प्लस माइनस का, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो सॉल्व क्यों करना, देख के पता चल जाएगा। आई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए आई डॉट आई का प्रोडक्ट 1 आता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, विकास तो आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और फिर साइन थीटा। यूनिट वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्वेश्चन नंबर अब 36, क्वेश्चन नंबर 36 में किसी को डाउट है? सेम ही कॉन्सेप्ट पे एकदम, बस उसका मैग्नीट्यूड 10 और होना चाहिए। ठीक है 37 करा दूं? 36 देख बेटा, 3i माइनस 4j, पहले ये देख किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है इसके साथ 36 में। मेरे हिसाब से देखने पे लग रहा है कि 3 4 जा 12 4 3 जा 12, ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, ए और सी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन किसका मैग्नीट्यूड 10 है? सी का, तो आंसर सी है फिर, क्योंकि यही तो पूछा ना, वो वेक्टर बताओ जो इस वेक्टर से परपेंडिकुलर हो और जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो। नहीं है ऐसा मुझे? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है 37, ए प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है? 2i, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके बराबर है? 4j। एंगल पूछा है ए एंड बी के बीच का, यही क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 टाइम्स ए किसके बराबर आ जाएगा? 2i प्लस 4j, तो ए किसके बराबर आ गया? i प्लस 2j। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? अब ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दे बेटा, बी वेक्टर आ जाएगा, और फिर तेरे को पता है ये थीटा किसके बराबर आएगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। कर लेगा सॉल्व? कर लेगा सॉल्व? मोक्ष सॉल्व हो जाएगा या करूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 भी हो गया। 38 क्वेश्चन, क्या हुआ? 38 नहीं हुआ? जो वर्क होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जो वर्क होता है ना वर्क, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आई या नहीं? तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स दे रखा है 3i CJ प्लस 2k,
और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, -4i + 2j + 3k। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए। 4 3 जा 12 -12 + 2c + 6 6 और -6 + 2c 12 2c c = 6। समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सीधा डॉट प्रोडक्ट करना है, सीधा ही हो जाएगा। करवाया ना डॉट प्रोडक्ट, a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2। इसके बाद में 39th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो। इसके अंदर शायद ये पॉइंट 11 नहीं है, शायद 11 है। बात समझ में आई है नहीं? इसको छोड़ दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 39th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये शायद पॉइंट पी है ना, वो 10,2,11 है शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। करना तो क्या है, एपी वेक्टर निकाल लोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसको 34 से मल्टीप्लाई कर दो तो एफ आ जाएगा, और ए माइनस डिस्प्लेसमेंट आ ही जाएगा ए से बी, तो बी वेक्टर माइनस और डॉट प्रोडक्ट कर दो, वर्क आ जाएगा। क्वेश्चन तो सिंपल ही है एकदम। भाई फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है और मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो डायरेक्शन निकाल लोगे आराम से। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा फोर्स डायरेक्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 40 में डाउट है तो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, जो पावर होता है ना, पावर, तो देखो वर्क को ही टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर आ जाता है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो पावर किसके बराबर आएगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी। याद रखना, पावर इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? फोर्टी वन में डाउट है? फोर्टी वाला रिपीट करूं? मैंने कहा वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे क्या आएगा, पावर, तो दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आता है, वेलोसिटी, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, पावर देता है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही करना है। एरिन 39 वाला मैंने बताया था, एक तो छोड़ दो वरना, या ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालेगा डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स कितना लग रहा है उस केस में 34 इंटू इसका यूनिट वेक्टर कर दे, तो तेरा फोर्स आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में इस टाइप में, और डिस्प्लेसमेंट तेरे पास आ ही जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी का पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट कर दे, तेरे पास वर्क आ जाएगा। मैंने कहा उसके अंदर प्रॉब्लम है, दैट इज उसको 10,2,11 करके सॉल्व करने की कोशिश करना ही पर, हो सकता है आंसर मैच कर जाए पीछे। अब कौन सा क्वेश्चन, फोर्टी वन। फोर, प्रोजेक्शन क्या होता है, कंपोनेंट ही होता है एक वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में। क्या कहा मैंने, प्रोजेक्शन क्या होता है, जो ए एक्स आई कैप, तो जो ए एक्स आई कैप है वो वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, आई डायरेक्शन में।
प्लस समथिंग जे कैप है, तो वो जो समथिंग है तो जे कैप, एक मिनट मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी, फोन आ गया किसी का था। हाँ आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? ठीक है, तो आनी थी यार। एक चीज देखो मजे की, देखो पढ़ते तो इतने सारे को डाउट आता, अब ये देखो पार्टिसिपेंट्स देखो कितने हैं, फिर कहते डाउट नहीं बताते, डाउट बताते तो कोई पढ़ने ही नहीं आता। मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं करता इसकी। तुम पूछते ना डाउट डिस्कशन की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करता, कई पूछते हैं मेरे से, मैं इसीलिए नहीं करता डाउट डिस्कशन की, क्योंकि लोग सोचते हैं हम बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, थ्योरी का हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन का टाइम दिया हो वो उसी टाइम पे कंप्लीट होने चाहिए। चलो ठीक है, आगे बता रहा हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, देखो मैं इसी में बता देता हूँ। इसको देखो, ये दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 का फिगर है। हाँ है ना? मैं बोल रहा हूँ एक चीज यहाँ से जा रही है और अपोजिट कॉर्नर यहाँ पे आ रही है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? 7 तो इसके अलोंग गया, तो 7 i कैप, इस पे लिखा ही नहीं जा रहा इससे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं साथ में। तो पहले इधर से इधर आया, तो क्या लिखूंगा? 7 i कैप। फिर इधर से इधर गया, ये वाला वेक्टर क्या होगा? +4 j कैप। और फिर इधर से ऊपर आया, ये क्या आ गया? +3 k कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 49 +16 +9, कितना आ गया? √74 आ गया। आया ना? नहीं ये बात समझे? वेक्टर फॉर्म में ये लिख लिया, मैग्नीट्यूड ये आ ही गया, आंसर आ ही गया आपका। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 43। अरे समझ में नहीं आया? फिर से देखो, मेरे को ये बता दो, यहां से लेके चीज यहां तक जा रही है पी पे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर
प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करूंगा। बात समझ में आई या नहीं है? तो मैंने ये लिखा 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ये रहा। और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, हाँ है ना। और ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, हो गया सॉल्व, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखो। 43 जो क्वेश्चन है उसमें इसने ये बनाया, इसकी पेरीमीटर निकालनी है इस रेक्टेंगल की या इस फील्ड की, है ना। इस फील्ड की पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है आपको। दिया क्या हुआ है, ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, ये एंगल 37 डिग्री है, और ये वाला वेक्टर दिया हुआ है और ये एंगल 53 डिग्री है। क्या बात समझ में? बात समझ में ये नहीं? अब इसमें क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, डाउट वाली कोई बात ही नहीं। अब इसने कहा है कि ए है 125, इसकी लेंथ है 125 और सी की जो लेंथ है वो कितनी है 100। बात समझ में ये नहीं? अब मेरे को ये बताओ तुम, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बता सकते हो? 100 का ये कंपोनेंट कितना होगा 60 और ये कितना होगा 80। ए का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होगा? पिछहत्तर और 100, तो ये होगा 100 और ये कितना होगा 75, हाँ है ना। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये डिस्टेंस पता चल जाएगी तुम्हें। ये हाइट 100 है, ये 106, ये है 60, तो ये हाइट कितनी हो गई 40। ये डिस्टेंस है 80, ये है 75, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 5। पेरीमीटर आ जाएगा 40 और 5 45, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी 45 45 90, 90 मीटर इज आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया अच्छी तरह से? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 44 अभी बना देते हैं 44। इसी में बता दूंगा 44 तो हर एक को। ये यहां तक समझ में आ गया तुम्हें, दिखाई दे रहा है? इसका एक कंपोनेंट करना है आपको इसके अलाउ और एक कंपोनेंट करना है इसके अलाउ, हाँ है ना। सही बात है। तो अगर ऐसा करना है तो अब ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं इसको। इसके दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एन है, किस किस के अलाउ,
एक तो इसके अलाउ और एक इसके अलाउ। तुम्हें पहले भी सॉल्व करवाया है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? थीटा वर्टिकली अपोजिट। तो एन का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा। और एन का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। आ गया आंसर? आ गया आंसर? इसमें देखो, इसमें देखो, फिर से बना रहा हूं इसको। इसमें भी यही है, ये तो वाई है और एक ये है। ये एंगल थीटा है तो तुम्हें पता है ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो इस डब्लू का ये कंपोनेंट क्या होगा? डब्लू कॉस थीटा। और ये क्या आ जाएगा? डब्लू साइन थीटा। लेकिन ये वाई है तो ये माइनस वाई डायरेक्शन है। तो अगर मैं लिखूं डब्लू वाई किसके बराबर आएगा? माइनस डब्लू कॉस थीटा जे कैप लिखोगे, क्योंकि ये वाई की डायरेक्शन में नहीं है, माइनस वाई की डायरेक्शन में, क्योंकि इसने लिखा है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? प्लस माइनस का चक्कर समझ में आ गया ना? इसको वाई बोला तो ये नेगेटिव हो गया, और अगर इसको वाई बोलता तो पॉजिटिव लिखते इसको। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये तो अंधा भी सॉल्व करते एकदम बिना देखे। ऑब्वियस सी बात, अंधा होगा तो बिना देखे सॉल्व करेगा। अब ये देखो, ये एन है, आया ना? एक कंपोनेंट करना है इसके अलावा, एक कंपोनेंट करना है इसके अलावा। तो इसके अलावा क्या कंपोनेंट होगा इसका? जीरो। और ये पूरा का पूरा इसके अलावा ही होगा। आया ना? इसके अंदर भी ऐसा ही है, लास्ट वाले में देखो। ये डब्लू है, एक कंपोनेंट इसके अलावा एक इसके अलावा, तो इसके अलावा तो जीरो ही होगा। अब जो भी होगा वो इसके अलावा ही होगा। बी पार्ट ये रहा बेटा, ये रहा बी पार्ट। सेम ही है, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, ये तो आता ही है। लेकिन वाई को इधर बोल रहा है तो माइनस वाई डायरेक्शन हो जाएगी। सी वाला तो ये ही है, एक इसके लॉन्ग एक इसके लॉन्ग करना है, दैट इज दिस इज C1 थर्ड वाला। तो ये तो सारा का सारा वाई के लॉन्ग ही है, इसके लॉन्ग तो जीरो ही है इसका कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हो गए सॉल्व सारे के सारे। हाँ हाँ हाँ। ये बताओ समझ में आया जो करवाया तुम्हें? मोक्ष एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोल कौन सा? एग्जाम्पल बोल, मोक्ष कौन सा था? इमेज मत बोल, पेज नंबर बोल दे मेरे को। पेज 5। कौन सा? अरे यार, पेज 5, ये वाला। कौन सा एग्जाम्पल? ये वाला क्या? पहला दूसरा तीसरा, ये वाला मतलब है ना?
ठीक है, पहले ये बताता हूं। इफ डी वेक्टर इक्वल टू बी माइनस ए, देख लो भाई, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। डी वेक्टर किसके बराबर? बी माइनस ए के बराबर है। तो बी वेक्टर ये हो गया और माइनस ए ये हो गया। तो बी माइनस ए किसके बराबर आ गया? डी। तो आपका डी वेक्टर ये हो गया। दिस इज 25। A is perpendicular B. Find magnitude of D. Magnitude of D and angle between D with A. ये तब तक नहीं बता सकते जब तक A या B का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा हो। मेरे हिसाब से एक 24 होना चाहिए, एक 7 होना चाहिए। दिया नहीं हुआ पर होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं है? जब तक सॉल्व नहीं कर सकते, कम से कम एक का तो मैग्नीट्यूड दिया होता, तभी तीसरे का आता। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चे? और कौन सा था? ना सॉल्व नहीं होगा ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है। इधर से इसने हिट किया, इधर से इसने हिट किया, रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसे ये बॉल है, इस बॉल पे एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, दोनों को एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करके रिजल्टेंट निकाल लोगे। हाँ है ना? अब मान लो ये यहां से इतनी दूर है, ये 5 मीटर की दूरी पे है और ये 2.5 है, तो ये 1.5 यहां से हो गई। तो अगर बॉल इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो इस डायरेक्शन में आ जाता है, इस डायरेक्शन में आ जाता है, तब तो गोल नहीं होगा। इसमें पूछा इन दोनों ने एक साथ शॉट मार दिया, तो क्या ये बॉल गोल में जाएगी या नहीं जाएगी? गोल पोस्ट के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, ये पूछा है। समझ में आ गया? तो दो फोर्सेस लगी बॉल पे, तो उसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी होगी। अब मेरे को ये पता है कि अगर मान लो आपका जो रिजल्टेंट है वो आ गया, मान लो रिजल्टेंट आ गया सॉल्व करने के बाद में 5i प्लस 12j, ये आ गया आपका रिजल्टेंट। मान लो एक बात, हाँ या ना? 5i और 12j आ गया, लेकिन ये एंगल कितना होगा? ये tan थीटा किसके बराबर आएगा? ये आएगा 1.5 डिवाइड बाई 5, और इसका इसके साथ ये एंगल कितना आएगा? 12/5। अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी होती है तब तो इसका मतलब ये इधर अंदर जा रही है, तो गोल होगा। और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है इससे, तो इसका मतलब ये इससे बाहर की तरफ जा रही है, तो गोल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल बात है, अगर गोल में पहुंचाना है तो मान लो आपको 15 डिग्री के एंगल के अंदर बॉल मारनी पड़ेगी तभी जाएगी। लेकिन अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स यहां से मान लो 18 डिग्री पर है, तो गोल थोड़ी होगा। लॉजिक यही है। तो बस एंगल का आइडिया लगाना है कि इससे ज्यादा होगा या कम होगा। दैट इज इसके अंदर अंदर अगर रिजल्टेंट आता है, डायरेक्शन इसके अंदर आएगी। दैट इज इस थीटा से छोटा अगर थीटा आ जाए रिजल्टेंट का, तो गोल होगा, वरना नहीं होगा। मैंने ये कहा, ये बात बताओ, ये जो एंगल अगर मैं कह दूं ये 15 डिग्री है, और आपका जो रिजल्टेंट है वो अगर मान लो 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो क्या गोल होगा? गोल होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है तो बॉल तो इधर जाएगी, और गोल करने के लिए इधर जानी चाहिए इन दोनों के बीच में। कोई बात नहीं, नए पेज पे समझाता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं। मैं ऐसे कह रहा हूँ, मान लो ये आपका गोल पोस्ट है, यहाँ से बॉल फेंकनी है। मान लो ये जो गोल है यहाँ तक जाइए, एंगल है 20 डिग्री है मान लो।
तो जो भी रिजल्टेंट होगा, गोलकीपर की बात नहीं की भाई। अब देखो, अगर मैं कहता हूं अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स इसके साथ में मान लो 22 डिग्री एंगल बनाता है, तो क्या गोल होगा? क्या नहीं होगा। कब होगा गोल? जब रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बने, लेस देन 20 डिग्री। बस यही क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। चलो ठीक है, क्लास करें खत्म। अच्छा, पेज 7, एक मिनट, पेज 2, पहले पेज 2 पे चले जाते हैं। हाँ भाई, पेज 2 पे बोल बेटा, कौन सा? एरिन, पेज 2 पे कौन सा टॉप क्वेश्चन? क्या दिक्कत है इसमें? ये घड़ी बनाई 15 मिनट में, मिनट एंड का 15 मिनट में घड़ी अगर यहाँ होगी तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू 10 है, ये 10 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 10√2 आ जाएगी। आ गया आंसर। जब भी डायरेक्शन बतानी होती है तो यूनिट वेक्टर यूज में करते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप, सब डायरेक्शन बताने के काम में आते हैं। किसका एंगल 90 डिग्री होगा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट एंड। तो 3 बजे यहाँ पे थी मिनट एंड, और फिर यहाँ पहुंच गई 15 मिनट में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैग्नीट्यूड कुछ है, बता दिया। बेटा, आर्क इज द लेंथ, displacement is the shortest distance between initial and final position. Next, page number 7. पेज नंबर 7। सौमिल, बताना कौन सा वाला है? 1 मिनट है। इलस्ट्रेशन क्या? ये वाला, यही वाला क्या? ये वाला? अच्छा, एग्जाम्पल ये वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड तो यही है एग्जाम्पल। ठीक है, कोई नहीं, इट्स सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, एरो कैसे बनाई है। ये वाला वेक्टर इसको F1 बोल देता हूं। ठीक है, फिर ये वाला वेक्टर इसको F2 बोल देता हूं, क्योंकि एरो यूं है इसकी, तो इसका ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 45। ये वाला वेक्टर 300 है,
और ये वाला वेक्टर 500 का है, और ये वाला एंगल इसका 60 डिग्री है। अब सबको आई कैप जे कैप के कैप में लिख सकते हो, सबका सम कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। सौमिल समझ में आ गया? ये एरो ही कंफ्यूज कर रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा था? और सेकंड, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ दिस एंड एंटी पैरेलल टू दिस। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 13। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 13। क्या बात समझ में आई? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 आ गया मैग्नीट्यूड। ट्वाइस मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 26 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए आपको, हाँ या ना? और डायरेक्शन इससे एंटी पैरेलल होनी चाहिए। तो ये यूनिट वेक्टर निकाल लो पहले, क्या है? -4i + 3j डिवाइडेड बाई 5, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इससे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 4/5 i कैप -3/5 j कैप, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 26 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई वेक्टर ए है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एंटी पैरेलल वेक्टर बन जाएगा ना, उल्टी डायरेक्शन में। अभी भी नहीं आई बात समझे? और बोलो। मैंने कहा क्वेश्चन में दे रखा है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का तो 2 टाइम्स होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाला 13 और 2 टाइम्स कर दिया तो आ गया 26, और इस वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन निकाल लोगे और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, और उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 26 से। यही किया मैंने, 26 निकाल लिया, ये यूनिट वेक्टर निकाला, एंटी पैरेलल करने के लिए माइनस साइन लगा दिया, और इस चीज को 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड 26 और डायरेक्शन क्या है? बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ये वेक्टर है, उसका मैग्नी, क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड ए वेक्टर ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ होना चाहिए, ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड लिया, उसका 2 टाइम्स किया, क्वेश्चन में दिया है इसलिए लिया। और बोलो। इलिस्ट्रेशन 2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, करना है क्या तेरे को? ये कर दिया, इसका ये कंपोनेंट निकाल ले, ये 53 डिग्री है, तो 10 cos 53, और वेलोसिटी की जस्ट उल्टी डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर निकाला बेटा, 4i + 3j का यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। ऐसे यूनिट वेक्टर निकालोगे ना, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चाहिए आपको। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्नेहा ने पिछले वाले में, ये क्या किया, ये वाला क्या किया था, दैट इज यहाँ पे ये वाला क्या किया था मैंने, यहाँ पे ये क्या किया था। इसके लिए तो सिंपल ही बताया मैंने, ये जो वेक्टर है दैट इज ए v वेलोसिटी है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये एक्सेलरेशन है, इसका कंपोनेंट कुछ है वेलोसिटी के अलोंग, तो ये 10 है, तो ये एंगल 53 डिग्री आ जाएगा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 10 cos 53, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? पेज 8, पेज 8, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला।
ए का मैग्नीट्यूड बताया है, हाँ है ना, और ओ तो ओरिजिन हो गया होगा, वेयर ए इज दिस, बी का मैग्नीट्यूड इज वेक्टर अलोंग पी क्यू। क्या दिक्कत है यार, ओ ए वेक्टर आ जाएगा तेरा, हाँ है ना, उसका यूनिट वेक्टर निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दे। बात समझ में आई है नहीं आई? तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा ना वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद में पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकाले, उसका यूनिट वेक्टर निकाले, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों आ जाएंगे, दोनों का सम कर दे, आई कैप जी कैप के कैप में। इसके ऊपर वाला ये वाला, इसमें तो मेरे को प्रिंटिंग ही नहीं दिखाई दे रही। तुम्हारे वाले मॉड्यूल में इसकी प्रिंटिंग आई हुई है क्या? हैं? अच्छा ये B2 और C2 है। यार ये तो मेरा करवाया हुआ है तुम्हें, जो मैंने तुम्हें पैरेललोग्राम वाला करवाया था सेम ही तो है। ये वाला वेक्टर ये ओरिजिन दे रखा, तो इसके कंपोनेंट बना सकते हो, इसको क्या लिखोगे? अब समझ में नहीं आ रहा एक्स कौन सा, वाई कौन सा, जेड कौन सा है। अच्छा ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। फिर से, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, जूम करने पे कुछ नहीं पता चलता। तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, ए आई, और ये क्या आएगा बी जे। तो R1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये वाला वेक्टर निकालना है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे। स्नेहा मेरे को भी नहीं पता, डाउट पूछे जाएंगे तब तक बताता रहूंगा। हाँ नेक्स्ट, लास्ट वाला ये वाला, एरिन ये वाला, अरे ये तो तुम खुद करो ना यार। मैं बोल रहा हूँ ओ ए, ओरिजिन से ए तक क्या आएगा, 3i - 4j + 6k, इसका यूनिट वेक्टर निकाल ले और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो तेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 100 है और इस डायरेक्शन में वो है। फिर दूसरा वेक्टर क्या, मैग्नीट्यूड 200 है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल ले पी से लेके क्यू की तरफ, और उसका यूनिट वेक्टर से 200 को मल्टीप्लाई कर दे और दोनों का सम कर दे। किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर करना बेटा। क्वेश्चन 44 एंड 4 पार्ट, कहाँ पे बेटा ये, पेज नंबर बोलो, स्नेहर पेज नंबर बोलो। फोर्टी फोर, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये तो बेटा ऑलरेडी सॉल्व हो ही चुका है। मैं बोल रहा हूँ ये पूरा का पूरा ही कंपोनेंट वाई के अलोंग ही है, और इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या है, 0 है। और इसका देखो, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, इसका सारा का सारा कंपोनेंट वाई के अलोंग, माइनस वाई के अलोंग, और इसके अलोंग 0 है। पेज नंबर 9। हाँ होमवर्क दिया हुआ है ना।
स्नेहा देखो मेरे को ये बात बताओ तुम। हाँ एससीवी का, एससी वर्मा। अभी नहीं है तो रहने भी, तो कोई जरूरत नहीं है अभी करने की। लॉकडाउन चल रहा है, आराम से जो करवा रहा हूँ तो नहीं कर लो। कल कर लेना मोक्ष, आज मत करना। बहुत बता दिया, आज सारा एक ही दिन में थोड़ी पड़ेगा। ठीक है। हाँ स्नेहा, ये क्वेश्चन था एक, तुम बोल रही हो ये नॉर्मल है। इसके अलाउंग और इसके, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कंपोनेंट करने हैं इसके अलाउंग और इसके अलाउंग। तो इसके अलाउंग ये बेटा सारा का सारा, इसके अलाउंग तो जीरो ही होगा ये। बात समझ में आई या नहीं है? एक बार ये दिया हुआ है और फिर वो है इसके अलाउंग और इसके अलाउंग कंपोनेंट कर दो, तो ये तो सारा का सारा इसी के अलाउंग ही है। इसके अलाउंग तो इसका कंपोनेंट जीरो ही है। नहीं समझ में आया तो तुम मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर लेना स्नेहा। आज के लिए बहुत है। ठीक है, एक बार मेरे को वापस मैसेज कर दे बेटा। ठीक है बेटा, कर लेना कल। ओके, बाय बाय।